हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीट ओनली। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, आपको टारगेट रखना है कि इन 30 क्वेश्चन में से 25 से ज़्यादा सही हो, और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। ऑप्शन है, कक्ष का उच्च रूप से अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके, विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं, या सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहन नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्ष का उच्च रूप से अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार से होना, यह बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा परीक्षण छात्र की सृजनात्मकता के मापन से संबंधित नहीं है? पासी सृजनात्मक परीक्षण, बाकर मेहंदी परीक्षण, के.एन. शर्मा का अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण, या प्रत्यक्ष प्रश्न विधि परीक्षण। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? प्रतिकारक, क्रियाशीलता, आलपोर्ट का सिद्धांत, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों, इसमें से व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रियाशीलता का सिद्धांत। दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक आप ध्यान रखें किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखें। फ्रायड ने ये सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान में मूल्यांकन किया जाता है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा, निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा, प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा, या वैकल्पिक प्रश्नोत्तर परीक्षा द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान के मूल्यांकन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में प्रचलित वह विधि जो मंद बुद्धि और प्रतिभावान बालकों को शिक्षा देने के लिए उपयुक्त है? प्रशिक्षण विधि, समान समूह विधि, यांत्रिक विधि, या रचनात्मक विधि। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, समान समूह विधि, जो मंद बुद्धि और प्रतिभावान बालकों को शिक्षा देने के लिए उपयुक्त है। चलिए आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार से तात्पर्य है बच्चों के अनुभवों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुख महत्व देना, बच्चों को आदर्शवादी अनुशासन के दायरे में रखकर शिक्षण कार्य करना, अध्यापिका को जानने योग्य समस्त ज्ञान के भंडार का उपयोग करना, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही है कि बच्चों के अनुभवों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुख महत्व देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? दीवा स्वप्न, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, या मानसिक विकास। तो दोस्तों, इसमें से किशोरावस्था की जो विशेषता नहीं है वह है संचय की प्रवृत्ति। चलिए आगे देखते हैं। वह वक्र कौन सा है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है किंतु क्रमशः धीरे धीरे मंद हो जाती है? मतलब आरंभ में तो सीखने की गति तीव्र और बाद में धीरे धीरे मंद होने लगती है, तो वह वक्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, या सरल रेखीय वक्र। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उन्नतोदर वक्र। इसमें आरंभ में तो सीखने की गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मंद होने लग जाती है। और अगर इसका उल्टा पूछ ले कि सीखने की गति आरंभ में तो धीरे धीरे, बाद में एकदम तीव्र हो जाती है, तो इसका जो सही आंसर होता है वह है नतोदर वक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उन्नतोदर वक्र। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार
से किसने वर्गीकृत किया है? मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मैकडूगल ने ये मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान मीमांसा का संबंध है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी तत्व ज्ञान के अध्ययन से, आत्म संबंधी तत्व ज्ञान के अध्ययन से, सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान के अध्ययन से, या ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना एवं प्रकृति संबंधी अध्ययन से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना एवं प्रकृति संबंधी अध्ययन से ज्ञान मीमांसा का संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 के संबंध में असत्य कथन है। इससे शिक्षा बालकों का मौलिक अधिकार बन गया है। यह कानून 1 अप्रैल 2011 को लागू हो गया है। इसमें बालक की आयु 6 से 14 वर्ष है। वह निजी शिक्षण संस्थाओं में 25% सीटें कमजोर तबके के बालकों के लिए आरक्षित होगी। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यह असत्य है। यह कानून 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। यह कथन असत्य है। सही है इसका कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये 2011 ना होकर 2010 में ही लागू हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। किस रक्षा युक्ति में व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपना ही अंग समझने लगता है? प्रक्षेपण, मनोविलास, अन्यारोपण या अंतःक्षेपण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अंतःक्षेपण। चलिए आगे देखते हैं। 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है बीने, वुडवर्थ, एडवर्ड या पिल। तो दोस्तों 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था अल्फ्रेड बीने ने। चलिए आगे देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना, या ज्ञान का पुनः स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना। स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ये बताना इसमें कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना, यह उसका उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने यह परीक्षण दिया जाता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। जब बच्चों को बाल्यावस्था में अधिक स्वतंत्रता प्रशिक्षण दी जाती है तो उनमें संबंध आवश्यकता अधिक है, उपलब्धि आवश्यकता अधिक है, आक्रामकता व्यवहार अधिक है या अनुमोदन व्यवहार अधिक होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, उपलब्धि आवश्यकता अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्टर्न व जॉनसन, सिगमंड फ्रायड, वुडवर्थ या स्किनर। तो दोस्तों बुद्धि के इकाई सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टर्न व जॉनसन। चलिए आगे देखते हैं। मैस्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले तो मैस्लो ने कौन सा, आप सिद्धांत का नाम भी आप ध्यान रखें कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, वो भी आप ध्यान रखें कि मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। उन्होंने इसमें 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। अब 5 प्रकार एक ऐसे एरो बना के उसने बताया था, स्तर बताए थे उसमें कि सबसे नीचे तो होता है शारीरिक क्रियात्मक। सबसे नीचे क्या होता है? शारीरिक क्रियात्मक। मतलब पहले सबसे शरीर से संबंधित क्रिया होती है उसमें फर्स्ट स्टेज में। फिर आगे चलते हैं तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है सेकंड स्तर पर। फिर थर्ड स्तर पर चलते हैं तो उसको आत्मीयता की आवश्यकता होती है। फिर फोर्थ स्तर पर चलते हैं तो फिर उसको सम्मान की आवश्यकता होती है। और फिर सबसे ऊपर उसके बाद होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो उन्होंने ये 5 आवश्यकताएं बताई थी, वो भी आप ध्यान रखें।
तो उन्होंने इसमें पूछा है कि मैस्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकताएं हैं न्यूनता अभिप्रेरक आवश्यकता, बोध संबंधी आवश्यकताएं, ज्ञान संबंधी आवश्यकताएं या आत्मविकास संबंधी आवश्यकताएं। तो दोस्तों मैस्लो का जो मूल आवश्यकता बताई थी इसमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 आत्मविकास संबंधी आवश्यकताएं। इसमें मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के उन्होंने एक सिद्धांत बताया था, पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत, जिनमें 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, जिनमें से एक आवश्यकता ये है आत्मविकास संबंधी आवश्यकता। चलिए आगे देखते हैं। किस अवस्था में बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करने लगता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है उनके संज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का या अभिरुचि और अभिप्रेरणा का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। चलिए आगे देखते हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, नाम चोम्स्की या टॉलमैन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 नाम चोम्स्की ने। चलिए आगे देखते हैं। संवेग एवं मूल प्रवृत्तियों में किस युग्म को असत्य माना गया है? आपने पहले भी सिद्धांत पढ़ा है कि किसने दिया था वो सिद्धांत? मैकडूगल ने सिद्धांत दिया था। उसमें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जब संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं उसको बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। अब इसमें से कौन सी असत्य है तो आपको पता करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पलायन व घृणा, संवेदना व दुख, संग्रह व स्वत्व या निवृत्ति और घृणा? तो दोस्तों इसमें जो असत्य है वह है ऑप्शन नंबर 1 पलायन व घृणा। इसमें ये घृणा की जगह आएगा भय। जब भय होता है ना, भय का संवेग होगा तब वह क्या करेगा? पलायन करेगा। तो आप ध्यान रखना है कि ये घृणा न होकर इसका सही होगा भय। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन या रटना? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थ निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। वैक्सलर बुद्धि परीक्षण को आप किस तरह की श्रेणी में रखेंगे? शाब्दिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण या शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह कथन किसका है? ल्यूकन, लार्डेल, हेडफील्ड या एडलर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ल्यूकन। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक, संगठन या मूल्यांकन? तो दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मूल्यांकन। चलिए आगे देखते हैं। एक सफल पेंटर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या तरल बुद्धि? तो दोस्तों एक सफल पेंटर में किस तरह की बुद्धि होती है? तो वह होती है अमूर्त बुद्धि की प्रबलशीलता होती है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो दोस्तों इसमें से विकास का जो सिद्धांत नहीं है वह है ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा तथ्य व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? जन्मजात एवं अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियां, भावना या सांस्कृतिक पक्ष? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भावना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है व्यक्तित्व के लिए। तो आप ध्यान रखें। दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को कहते हैं फन निर्माण परीक्षण, पास एलांग परीक्षण,
मिश्रित व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण या भूल भुलैया परीक्षण। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं इसका आंसर बताऊंगा नहीं। ये क्वेश्चन पिछले जो इससे पहले जो टेस्ट लिया था उसी का क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद आर्जन नाम से। धन्यवाद।